नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और चिंता बढ़ गई है। कोरोना की वजह से लोग म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ रही हैं और ऐसे में गुजरात और दिल्ली में कई मामले सामने आए हैं जहां पर कोरोना से रिकवरी के बाद लोग इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से म्यूकोरमाइकोसिस 6 मामले इसके सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से देश भर में तबाही मची हुई है। इस बीच अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर लोगों को बीमारी के बारे में अहम जानकारियां दे रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से मरीजों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इस फंगल इन्फेक्शन को लेकर आपको बता दें कि इसे ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये फंगल यानी कि फफूंद अक्सर गीले सरफेस पर ही होता है। कोविड-19 के कई मरीजों में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत भी देखी गई है। म्यूकोरमाइकोसिस की शिकायत बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में ही देखी गई है। जो लोग डायबिटीज के शिकार नहीं हैं, उनमें ये समस्या होने की संभावना बहुत कम है। कई मामलों में मरीज के ठीक होने के बाद भी म्यूकोरमाइकोसिस की शिकायत हो सकती है। हालांकि यह खतरा बड़े पैमाने पर नहीं है और इसकी जांच लगातार जारी है। डायबिटीज के मरीजों में यदि शुगर लेवल अनियंत्रित है तो म्यूकोरमाइकोसिस अटैक करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से जूझ रहा है तो न्यूटन पर दबाव बढ़ने से डायबिटीज रोगियों में म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ये बॉडी के गीले सरफेस में ही हो सकता है। इसके अलावा 2 अन्य कारणों से भी म्यूकोरमाइकोसिस की दिक्कत बढ़ सकती है। पहला, डेक्सामेथासोन और पेडनिसोन। आपको बता दें कि दवाइयों या स्टेरॉइड के इस्तेमाल से म्यूटन सिस्टम, जी हाँ, इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है और डायबिटीज के मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का जोखिम भी बढ़ जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में मरीज को जब ऑक्सीजन मिलती है तो उसमें ह्यूमिडिफायर की वजह से पानी का कलेक्शन भी होता है, जो कि फंगस का खतरा बढ़ाता है। और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि इम्यून पर दबाव बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल की बजाय डायबिटीज मरीज शुगर लेवल को कंट्रोल रखने का प्रयास करें। कोविड-19 के मरीजों में ब्लड शुगर का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से किडनी और हृदय पर भी इसका दबाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। वीके पॉल ने स्टेरॉइड से कोविड-19 के इलाज पर भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती स्टेज पर ही मरीज को बेवजह स्टेरॉइड ना दें। ये 6ठे दिन के बाद देने चाहिए और 7वें और 8वें दिन तक ही देने चाहिए। रिकवरी के बाद लंबे समय तक स्टेरॉइड देने से बचना चाहिए। इसकी डोज का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके असंतुलन डोज खतरनाक हो सकते हैं और ऐसे में साथ ही वीके पॉल ने ऑक्सीजन के इस्तेमाल को लेकर भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन लेते वक्त ख्याल रखें कि ह्यूमिडिफायर का पानी साफ हो, पानी बदलता रहे और वो टपकता ना रहे। मरीज की हाइजीन का भी ख्याल रखें, उसका शरीर बेवजह गीला ना हो। और चलिए आज इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ है, जो कि आई स्पेशलिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। मैम, ये जो अलग अलग तरह की बीमारियां और ज्यादा क्रिएट हो रही है, कोरोना से निपटना एक जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है, लेकिन उसकी वजह से तमाम और बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। किस तरह से देखते हैं और ये कितना खतरनाक? यस, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। सो हम लोग रेगुलरली जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, पर्टिकुलरली स्टेरॉइड इंजेक्शन चलता है विद डायबिटीज, वी सी वेरी रेगुलरली फंगल इन्फेक्शन। मुंह के अंदर होता है, व्हाइट कलर पैच होता है, कभी कभी ब्लैक कलर पैच भी होता है। सो इसमें क्या है, सो ये
इट हैपेंस एंड इसमें दर्द होता है मुंह के अंदर, घोट नहीं सकते हैं, पेट में जलन होता है एंड मुंह के बाहर पे भी अल्सर जैसा हो जाता है व्हाइट कलर। इसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। इन आवर कैंसर प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं, बिकॉज ये सब आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको स्टेरॉइड्स मिलता है, और जिसके पास डायबिटीज है उसको ज्यादा होता है। नाउ कमिंग टू कोविड, हमने ऑलरेडी 2-3 पेशेंट देख चुके हैं जो कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारा ओपीडी में आया है, सादा सादा पैच है जैसा अल्सर है मुंह के अंदर। सो दैट इज लाइक द सेम वीसी, जिसका डायबिटीज है, कोविड इन्फेक्शन चल रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और जिसको टोसिलिजुमैब इम्यूनोथेरेपी दैट इम्यूनोबॉडीज देते हैं, इसके लिए सबका होता है। सो ये होना है बिकॉज इट्स अ साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। ऑल्सो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर आप होंगे तभी होगा, और जो वो ऑक्सीजन ले रहा है और वेंटिलेटर में है, अगर ऑक्सीजन देने के समय द वाटर कंडेंसेस एंड ह्यूमिफाइड, उसी ऑक्सीजन वाटर से भी होता है। सो सब मिल करके दिस इज, आई विल नॉट से नया बीमारी, बट ए साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। बिल्कुल, साइड इफेक्ट यहाँ पर जाहिर तौर पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर दिग्विजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आंखों को किस तरह से नुकसान इस खतरनाक बीमारी की वजह से पहुंच रहा है, और अभी तक जो केसेस सामने आए हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं? नमस्कार नेहा जी। जी, ये बीमारी जिसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस या काला फंगस कह रहे हैं जी, ये बीमारी हमें पहले भी मिलती थी, पर पहले हम कभी साल में 1 केस 2 केस देखते थे। अब हमें हाल फिलहाल में 1 महीने में 2 या 3 केस देखने को मिल रहे हैं। जी, ये एक इन्वेजिव फंगस है। जी, ये एक ऐसा कीटाणु है जो अपनी जगह बढ़ता रहता है और इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट अगर काम ना कर सके तो धीरे धीरे ये आंखों की कैविटी, नाक की कैविटी और दिमाग तक चले जाता है, जिसमें ये जानलेवा महसूस होता है। लेकिन जब ये आंखों की कैविटी में जाता है तो आंखों की नर्व को या आंखों के गोले को ये बाहर की तरफ धक्का दे देता है, जिसको हम लोग प्रोप्टोसिस कहते हैं। तो यदि पेशेंट डायबिटिक है जिसमें कंट्रोल नहीं है डायबिटीज का, या फिर वो किसी कीमोथेरेपी पे है जैसे अनीता जी ने बताया, तो ऐसे केसेस में इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये बढ़ता चला जाता है, दबाव बनाता चला जाता है, और उस दबाव से पहले रोशनी जाने का खतरा और उसके बाद जानलेवा भी संभावना हो सकती है। जी, तो बिल्कुल ये जो खतरनाक बीमारी है ये कई और बीमारियों को जन्म देती है और ये जाहिर तौर पर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर अनीता, आपसे मैं जानना चाहूंगी, म्यूकोरमाइकोसिस खतरनाक बीमारी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती है, हमें तफसील से बताएं। म्यूकोरमाइकोसिस ये एक तरह का फंगस होता है, कॉल्ड ब्लैक फंगस उनको बोलते हैं। ओके, फंगस क्या है? एक तरह का लाइक हमारे पास बैक्टीरिया जैसे है, वायरस जैसे है, तीसरा तरह का फंगस बोल के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या होता है? सरफेस के ऊपर होता है। कभी कभी फंगस दिखाई देता है खाने के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, मीठा चीज कुछ दिन बाद रख लीजिए, ब्रेड बाहर पे रख दीजिए, ग्रीन कलर हो जाता है, सब वो फंगस बोलते हैं। सो वही दैट इज, समटाइम्स एक काला रंग का होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। धीरे धीरे इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, सरफेस के ऊपर आता है। वैसे करके हमारा शरीर में भी फंगस आता है। किसको आता है? जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसका डायबिटीज है, जो कैंसर का कीमोथेरेपी ले रहा है, जो स्टेरॉइड्स ले रहा है, जैसे अब एक हमारा कोविड पेशेंट्स, उनको शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत ही कमी है। सो ये वायरस पहले सरफेस में आते हैं, उसीलिए मुंह के अंदर दिखाई देते हैं, पीछे भी दिखाई देता है, मुंह खोलिए उसके बाद छाला दिखाई देते हैं, उसके बाद गला। समटाइम्स एक वायरस ये सरफेस को छोड़ करके खून के अंदर चले जाते हैं, इट इज कॉल्ड फंगीमिया। उसके बाद फीवर होता है, उसके लिए बड़े बड़े एंटी फंगल देना पड़ता है। सो वो काफी स्टेज बाय स्टेज वो बढ़ते रहता है। अगर आपका इम्यूनिटी ठीक हो गया और हम लोग एंटी फंगल दे दिया, कंट्रोल हो जाता है। हमारा 2-3 पेशेंट जो कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने फ्लूकोनाजोल स्टार्ट कर चुके हैं, 150 मिलीग्राम पर ओरली ओडी। जो एडमिट हुआ उसको 200 मिलीग्राम बीडी हम इंजेक्शन दिए, 5 to 7 डेज के अंदर वो सब ठीक हो गया। तो इसको हमको अवेयरनेस चाहिए, और आपने अच्छा किया अभी एपीएन न्यूज पे ये टॉपिक लेकर आए कि सब नॉट ओनली कॉमन पीपल, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स को सबको पता नहीं है, तो दे विल बी ओरिएंटेड, दे विल बी अवेयर। हम जैसे शुरू किया है एंटी फंगल, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, सो वही बीमारी बढ़ नहीं सकेंगे। बट इट इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्लिकेशन, हम लोग देखते हैं, एंड यू हैव टू बी अवेयर, अवेयरनेस चाहिए, तो जल्दी जल्दी इलाज शुरू करना है। ठीक है डॉक्टर दिग्विजय, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर, ये जो आई इन्फेक्शन की बात
बात की जा रही है कि आंखों में भी दिक्कतें हो रही है, और क्या ये फंगल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ ये मसला है क्या, या फिर ये अलग जो दिक्कत है और फंगल इन्फेक्शन अलग? नहीं, देखिए, जो हम स्टेरॉइड यूज की बात कर रहे हैं कोविड, उसके कारण कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। अक्यूट साइड इफेक्ट माने तुरंत साइड इफेक्ट में ये फंगल इन्फेक्शन है, जो कि आंखों की रोशनी ले सकता है। पर उसके अलावा स्टेरॉइड रिलेटेड काला मोतिया बनना, कैटरेक्ट बनना और भी आंखों की प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेरॉइड से आ सकती हैं। मैं सिर्फ पेशेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने स्टेरॉइड रिसीव किया है, आपको डायबिटीज था या कोई और ऐसा बीमारी था जब इम्यून सिस्टम डाउन था, तो अगर आपको अगले 1-2 हफ्ते में नाक में थोड़ा स्टफीनेस, आंखों की तरफ कुछ प्रेशर या बाहर की तरफ आना महसूस हो या सर दर्द ज्यादा हो, तो जरूर जाके अपने आई डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से संपर्क करें। इसको जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए तो हम जान बचा सकते हैं, आंख बचा सकते हैं। पर अगर ये बहुत बढ़ जाए तो ये अक्सर रोशनी ले बैठता है। सर, ये मुझे यहाँ पे बताइए आप कि ये जो बीमारी है, ये स्टेरॉइड देना या फिर ये और ज्यादा खतरनाक इसका हो जाना या आंख को इन्फेक्ट करना, ये क्या डायबिटीज के मरीजों के साथ ही स्पेशली है क्या? ये ज्यादातर उन मरीजों के साथ है जिसमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे वो डायबिटीज के मरीज हो जो कि ज्यादातर मिलते हैं और स्टेरॉइड देने से डायबिटीज बिगड़ता है, कंट्रोल खराब हो जाता है, या फिर वो कैंसर के मरीज हो जाए, या फिर पर्टिकुलरली अगर हम देखें कोविड में, तो ये जो फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, जो काला फंगस है, इसको फेरेटिन या आयरन बहुत पसंद है। और हम जानते हैं कि कोविड के मरीजों में फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है, सेल से फेरेटिन रिलीज होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में वेंटिलेटर, ह्यूमिडिफायर, ऑक्सीजन की यूज से ये मात्रा में बढ़ रहा है। ये हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है पहले से। सर, कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिनकी आंखें तक चली गई हैं, मतलब उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई हैं। तो इस तरह के जो केसेस सामने आएंगे, इनका कितना प्रतिशत है, और आखिर क्या कुछ किया जाए सर कि इस तरह की दिक्कतों से कम बच के रहा जा सके, आंखों को अपने सेफ रखा जा सके? आप बिल्कुल सही बता रही हैं। ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जिसमें ये फंगस पाया गया है, उसमें से काफी प्रतिशत मरीजों में रोशनी, और इसको जैसे हमने बताया ट्रीटमेंट के लिए जल्दी ट्रीटमेंट देना जरूरी है। डॉक्टर नीता ने कुछ वो भी बताई, दवाइयां भी बताई हैं। तो हम इसको अगर जल्द ही कुछ एंटी फंगल दवाइयां शुरू करें, सर्जरी से इसको डिब्राइड करके निकाल दें, उस जगह को साफ कर दें, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर यदि ये बढ़ जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर प्रोसीजर बहुत बड़े चाहिए होते हैं। हमने खुद ऐसे कुछ सर्जरीज करी हैं अभी, और उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि इतना इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं रहता है। जी डॉक्टर अनीता, ये स्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं और आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये किस कंडीशन में दिया जाता है और कब इसे देना चाहिए, और कहां तक हो सकता है तो इसको इग्नोर करना चाहिए? यस, स्टेरॉइड्स काफी बीमारियों में यूज कर जाता है। एक तो है हमारा कैंसर में लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा में यूज करते हैं, वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंटी कैंसर ड्रग है। स्टेरॉइड्स हम कैंसर का पेशेंट को देते हैं कीमोथेरेपी के पहले, बिकॉज स्टेरॉइड से इज एन एंटी एमेटिक, उल्टी कम होता है। सो अगर आप कैंसर पेशेंट को छोड़ देते हैं, काफी और भी दूसरी बीमारी है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत ऑटो इम्यून डिजीज पे हम लो डोज स्टेरॉइड देते हैं, क्योंकि उससे वो बीमारी अटक जाता है, ज्यादा फैलता नहीं है। ओके, सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सब देते हैं, बट लो डोज। कभी कभी हम एस्मा में भी देते हैं, जिसका वीजिंग प्रॉब्लम है, लो डोज स्टेरॉइड देते हैं, उससे उनका एस्मा कंट्रोल में होता है। सो काफी छोटा छोटा जगह में स्टेरॉइड चलते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीजों को स्टेरॉइड लेने से बचना चाहिए क्या? इसको इस तरह से लें क्या? डायबिटीज मरीज को अगर अब कैंसर होगा तब हम लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स तो देना ही है, बट हम लोग ये भी बोलते हैं आप जा करके फिजिशियन से मिल लीजिए, शुगर कंट्रोल कर लीजिए। समटाइम वो लोग वो टैबलेट जो है डायबिटीज का बढ़ा देते हैं, और अगर एक से भी कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन चले जाते हैं, तो इंसुलिन चलते रहता है। बट हमारा इलाज चलना है, हम लोग भी कम करके स्टेरॉइड देते हैं, बट जितना देना है तो देना होगा, अदरवाइज बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगा। प्लस वी आर ऑलवेज वर्किंग विद द फिजिशियन, ओके, जो हमारे लिए वो पेशेंट का शुगर कंट्रोल करे, दवा बदलते रहते हैं। अगर हमारा स्टेरॉइड का हो गया तब उनको दवा भी कम हो जाएगा। सो यू हैव टू वर्क इन कंसल्टेशन विद एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जो हमारा डायबिटीज कंट्रोल करके रखेंगे। डॉक्टर अनीता, अगर कोरोना पेशेंट है
कोरोना पेशेंट को जो आम समस्याएं होती हैं, हम लक्षण जो देख रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द होना, उल्टी, दस्त, ये तमाम जो दिक्कतें हो रही है, इसके अलावा ये फंगल इन्फेक्शन ना हो, आंखों के संबंधित कोई दिक्कत ना हो, या फिर और जो ये नई नई ब्लड क्लॉटिंग की भी आजकल बातें जो निकल के सामने आ रही है, ये सब चीजें ना हो, उसके लिए आखिर क्या करें, कैसे इन सब चीजों से बचें? यस, आपने ठीक बताया है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग के लिए हर पेशेंट को जब डायग्नोसिस होता है कोविड के लिए, हम लोग ब्लड थिनर देता है, जैसे इकोस्पोरिन टैबलेट, एस्पिरिन टैबलेट, जो एडमिट होते हैं क्लेक्सेन इंजेक्शन, हेपारिन इंजेक्शन वो देते हैं, फ्रैगमेंट इंजेक्शन देते हैं, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं डाबिगैट्रॉन, लेवोरेक्सिलॉन सब देते हैं। सो ऑलरेडी वी आर गिविंग प्रोफाइलैक्टिक। सो एक बात हो गया, बंद नहीं करना है, इसको चलना है, बिकॉज कोविड के बाद में भी थ्रोम्बस हो सकता है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगल इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या देना चाहिए? अभी तक इतना माइकोमिकोसिस आया नहीं है। जैसे हमारा कैंसर पेशेंट में आता है तो हम लोग जब ब्लड कैंसर के पेशेंट है उसको प्रोफाइलैक्टिक पहले से फ्लूकोनाजोल शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है उनको फंगस इन्फेक्शन बाद में होने वाले हैं। उसी तरह कोविड में भी करना चाहिए, बिकॉज अभी नया नया आ रहे हैं रिजल्ट्स, अभी हम लोग देखते रहे। आई सॉ 3 केसेस ऑलरेडी। सो अभी हम लोग को इसी में आना है, वी विल हैव टू स्टार्ट एंटीफंगल जब हमारा कोविड का इलाज शुरू हो रहा है। सो ये तेजी से नहीं बढ़े, इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे। ठीक है डॉक्टर दिग्विजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आंखों की जो समस्या है सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि जो आगे समस्या है वो और ज्यादा बड़ी होने लगेगी? इसकी शुरुआती लक्षण आंख के तौर पर आपको आंख में भारीपन महसूस होना, ऐसा महसूस होना आंख बाहर की तरफ आ रही है, रोशनी में कभी कभार कुछ सेकंड के लिए महसूस होना कि रोशनी चली गई फिर आ गई, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ विजन कहते हैं। ये सब इसके शुरुआती लक्षण है। आंख में दर्द होना, तो इन चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही है या सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, तो शुरुआती तौर पर देखिए जो आप लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास जाने से तो बचते हैं, लेकिन हमें प्राथमिक तौर पर और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो समस्या आगे ना बढ़े, वहीं पर इसे रोका जा सके और उसके बाद जब वक्त मिले तो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सके जाकर? देखिए, ये ऐसी बीमारी है जिसको आप स्वयं इलाज तो नहीं कर सकते या इसकी दवाई हम ऐसे तो नहीं दे सकते, पर जो हम लोग अपनी तरफ से ध्यान रख सकते हैं वो ये कि अपना शुगर लेवल चेक करिए। अगर आप डायबिटिक हैं, मेक श्योर आपका शुगर लेवल ज्यादा ना हो, अगर ज्यादा है तो तुरंत अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें। दूसरी चीज, आप जनरल इम्यून सिस्टम अपना बढ़ा के रखें, अपने विटामिन वगैरह सब ले सकते हैं उस चीज के लिए, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है। पर ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को आप ऑब्जर्व करें कि ये चीज कहीं बढ़ती तो नहीं दिखाई दे रही। मानो एक या दूसरे दिन में आपको लगता है नहीं ये सुधर नहीं रही है, ये बिगड़ रही है, मैंने एक क्रोसिन की गोली ली या मैंने एक पैरासीटामोल की गोली ली, उसके बावजूद मेरे को अभी भी दर्द है, अभी भी मेरे को दिक्कत महसूस हो रहा है, नाक में कुछ स्टफीनेस हो रहा है, साथ में सर दर्द भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे केस में आप इग्नोर मत करें, बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसको जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना बेहतर। और इसमें एक पॉइंट और है कि हमने देखा है अक्सर मरीज जो हैं अपने आप अपने स्वयं ही स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, तो ये उचित नहीं है। यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको फिजिशियन के कंसल्टेशन से ही लेना है स्टेरॉइड, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट है चाहे नॉन डायबिटिक है, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट। बिल्कुल, तो डायबिटिक पेशेंट को खास तौर पर ध्यान रखना है। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ऑक्सीजन लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि ऑक्सीजन की एक तरफ किल्लत है तो लोग घरों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को, और ऐसे में जाहिर तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑक्सीजन देते वक्त किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे मरीज को ऑक्सीजन देनी चाहिए अगर आप घर पर दे रहे हैं तो? ओके, अगर आप हॉस्पिटल में देना है तो दूसरा बात, सिलेंडर से देते हैं, पाइप ऑक्सीजन नाक के अंदर ट्यूब डाल करके, फेस मास्क डाल करके देते हैं। अगर आप ऑक्सीजन घर पे देना चाहते हैं तो वो दूसरा बात है। यूजुअली घर पे हम लोग पहले क्या करते थे, छोटा छोटा सिलेंडर खरीद करके ले आते हैं और पेशेंट को देते थे घर के अंदर। बट अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर का कमी है, तो अभी घर पे सब कोई क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है, उसका नाम है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है? इसमें मशीन है जिसपे 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 15 लीटर का भी ऑक्सीजन आप दे सकते हैं। ये छोटा छोटा मशीन है। क्या होता है कि बाहर का ऑक्सीजन वो अंदर ले करके नाइट्रोजन फिल्टर करके खाली प्योर ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर देते हैं। आपको जितना तेज से ऑक्सीजन चाहिए उतना लेना है, 5 लीटर, 7 लीटर, 15 लीटर्स। ये घर के लिए अच्छा है।
मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, खाली इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वो फिल्टर को खाली निकलना है, काफ़ी सेफ है। अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन आप घर पे लेते रखते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेट। पहले उतना नहीं था, अभी बहुत सारे डोमेस्टिक कंपनीज इसको बना रहे हैं, सो थोड़ा बहुत महंगा है। अगर आप दूसरा ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर, वो आप घर पे अभी बहुत डिफिकल्ट है टू गेट अ सिलेंडर, और वो बड़ा सिलेंडर आपको नहीं भी देगा, देख के तो आप कैसे रिफिल करेंगे। तो ये हॉस्पिटल के लिए बढ़िया है सिलेंडर, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, वो पाइप से आता है, मरीज को लगता है, वाल्व है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें क्या दिक्कत होता है, कम टाइम बस्ट हो सकता है, फायर भी लगता है, सो दैट्स द ओनली डिसएडवांटेज। और वो सेंट्रल एजेंसी से खरीदना पड़ता है रेगुलरली। सो आई थिंक इन अ हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर सिलेंडर ऑक्सीजन इज बेटर। घर आप जाए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट इज बेटर। डॉक्टर अनीता, ये भी एक कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर जो दवाइयां, एक तरफ उनकी कालाबाजारी हो रही है और बहुत जरूरी मरीजों के लिए बताई जा रही है। क्या कुछ ऐसा रिसर्च में निकल के सामने आया है, या फिर अभी तक जो चीजें निकल के सामने आई क्या उसमें ये बहुत जरूरी है क्या रेमडेसिविर दवाइयां? हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको लेकर क्राइसिस भी है, एक भय का भी माहौल बना हुआ है कि अगर ये दवाई नहीं मिली तो पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। ये कितनी जरूरी दवाई है मैम? यस, रेमडेसिविर अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते असली दवा है कोविड के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको मॉडरेट इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, तो रेमडेसिविर देते हैं। सो रेमडेसिविर देने में क्या होता है, इन्फेक्शन का तेजी कम होता है, आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगा, ओके, बट इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, ओके, इट इज दी और अदर ओनली ड्रग विच यू कैन यूज। अभी एविडेंस जो दिखाए हैं, रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब खाली एडवांस केस में देना चाहिए, जस्ट टू save the life, but it is actually not life saving, or it is not the drug for COVID। बट ऐसे हमारे देश में अभी इस क्राइसिस को लेकर के बहुत सारे आदमी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ओके, कभी कभी एक रेमडेसिविर 25,000 भी देते हैं। बट हमारा तमिलनाडु में कुछ थोड़ा थिंग्स आर लिटिल इन कंट्रोल, यू कैन नॉट बाय रेमडेसिविर अक्रॉस द काउंटर। अगर पेशेंट एडमिट हुआ, उसके नेम पे उसका पॉजिटिव रिपोर्ट देखने के बाद, सीटी स्कैन देखने के बाद, डॉक्टर सिग्नेचर आपको हॉस्पिटल का फार्मेसी से लेना है, आप वहां से नहीं ले आ सकते हैं। दैट्स वी आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन सो दैट black market is less, but to the viewers it is used in last stage, cannot call it a life saving medicine, but you can use it, that's the status। चलिए ठीक है डॉक्टर अनीता, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दिग्विजय आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पे ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि किस तरह से जो हालात हैं वो खराब हैं, और इस बीच जो दो बीमारियां और ज्यादा बढ़ती जा रही है, फंगल इन्फेक्शन को लेकर और साथ ही साथ आंखों में हो रही दिक्कत को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई है। और जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बीमारियों से आप भी जूझ रहे हैं, या फिर कोरोना के मद्देनजर आपको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण आपके शरीर में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जरूरी उपचार आपको लेना चाहिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।